हेलो, आई एम सौरभ गुप्ता, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग आज केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब अगर केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ना है हमें, तो थोड़ा बहुत हमें ओवरव्यू लेना पड़ेगा। बेसिक्स की जानकारी होनी चाहिए हमें केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। तो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में अगर हम ओवरव्यू लें, पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है, क्या बेसिक्स हैं, उसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है। तो केमिकल मतलब अगर किसी कोई भी अगर केमिकल देखेगा तो उसके दिमाग में पहली चीजें ये आती है कि केमिकल का मतलब भाई रिएक्शन है, रिएक्शन से कुछ लेना देना होगा। ठीक है। तो केमिकल मतलब हुआ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मतलब जो भी रिएक्शंस वगैरह होंगी उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। और काइनेटिक्स, काइनेटिक्स मतलब होती है रेट। रेट बोले तो स्पीड। ठीक है। तो हमें काइनेटिक्स का रेट के बारे में जानकारी करनी है। अब जैसे इस यूनिट के अंदर हमें पढ़ना क्या है, तो इस यूनिट के अंदर हमें पढ़ना है कि भाई कोई भी केमिस्ट्री के अंदर कोई भी रिएक्शन है तो उस रिएक्शन के अंदर हमें उसका रेट क्या होगा, उसका हम रेट कैसे निकाल सकते हैं, कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, या वो रिएक्शन में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो रेट को डिस्टर्ब करेंगे, उस रेट का मैकेनिज्म क्या होगा, वो कैसे रिएक्शन चलेगी, कैसे प्रोपेगेट करेगी। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान रहे हैं कि भाई इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है, केमिकल काइनेटिक्स सेक्शन में करना क्या है इसके अंदर। तो हमें बेसिकली हमें रेट के बारे में जानना है, कैसे निकालना है, कैसे कोई भी रिएक्शन मॉडरेट करेगी, कैसे प्रोपेगेट करेगी, कैसे कैसे रिएक्शंस के बारे में हमें पढ़नी है। तो उससे पहले कुछ हम लोग बेसिक बातें पढ़ेंगे। बेसिक बातें जैसे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितनी कितनी टाइप की होती है और कौन कौन सी होती है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अब ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम कैसे पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो कई सारी तरीके की होती है। तो हमें जो रिएक्शंस के टाइप्स पढ़ने हैं वो रिएक्शन हमें ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, स्पीड मतलब रेट के आधार पे हमें उन रिएक्शंस को हमें देखना है। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट, रेट के आधार पे हमें टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ना है। तो पहला हमारा टाइप्स आता है वेरी फास्ट रिएक्शन। अब वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होता है। तो वेरी फास्ट रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो वेरी फास्ट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, मतलब तुरंत हमारी पलक झपकते ही वो रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी, तुरंत होती है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है तुरंत। अगर इसका हम एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है एसिड बेस रिएक्शन। हमारी वो रिएक्शन तुरंत होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखेंगे वेरी फास्ट रिएक्शन का, तो एग्जांपल होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी वेरी फास्ट रिएक्शंस की एक एग्जांपल है। तो वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होती है, जो मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तुरंत हो जाए वो रिएक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है। फिर हमारी नेक्स्ट आती है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन क्या होती है, वेरी स्लो रिएक्शन होती है कि जो काफी टाइम लगाए, जो काफी धीरे 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 वो रिएक्शन होती है। जैसे काफी मतलब उसके हम रेट को मेजर करना मतलब बहुत ही टाइम लग जाएगा उस रिएक्शंस के बारे में। तो जो काफी टाइम लेती है, एक्सट्रीमली ज्यादा, बहुत ही ज्यादा स्लो हो, उसके बारे में हम उस तरह की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी स्लो रिएक्शन। अगर इसमें हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें जैसे होता है कि मान लीजिए कोई भी आपका कन्वर्जन है, मान लीजिए आपने ग्रेफाइट से कोई भी कन्वर्जन किया डायमंड में, मान लीजिए आपने कोई कन्वर्जन किया ग्रेफाइट से लेके आपने डायमंड में कोई कन्वर्जन किया, तो क्या होती है तुम्हारी बहुत ही स्लो प्रोसेस है वो। तो वो सब रिएक्शन जो एग्जांपल मैंने बताया आपको, वो तुम्हारी आती है वेरी स्लो रिएक्शन के अंदर आती है। ठीक है। तो मैं बता देता हूं एग्जांपल के तौर पे कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड। ठीक है। तीसरा हमारे आती है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा होगा कि भाई एक तो वेरी फास्ट हो गई और एक वेरी स्लो हो गई। ठीक है। तो बीच की क्या बची, हमारी मॉडरेट रिएक्शन होती है। भाई सीधी सी बात है कि ना तो फास्ट हो और ना तो स्लो हो, तो उस तरह की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडरेट रिएक्शन बोलते हैं। मॉडरेट रिएक्शन की अगर एग्जांपल की हम बात करें, तीसरा हमारा आता है मॉडरेट। ये बिल्कुल बेसिक है, कुछ ऊपर ऊपर से हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं रिएक्शंस की। मॉडरेट रिएक्शन,
ठीक है, तो मॉडरेट रिएक्शन का अगर एग्जांपल समझना चाहे हम लोग तो बहुत ही सिंपल से एग्जांपल है। मान लीजिए हमने लिया H2 + I2 एरो 2HI, ठीक है, ये एक तुम्हारी मॉडरेट रिएक्शन है। तो अगर हम मॉडरेट रिएक्शन समझ गए हैं तो देखो हमारी पूरी डिपेंड जो रिएक्शन है पूरी हमारी ये मॉडरेट वाली, इस यूनिट के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट रिएक्शन से ही हमें पढ़ना है। और इसके बारे में ना हमें अपने सिलेबस में ना वेरी फास्ट रिएक्शन है ना वेरी स्लो रिएक्शन है। इस यूनिट के अंदर हमें मॉडरेट रिएक्शन के बारे में ही पढ़ना है, उसी का हमें रेट निकालना है, उसी का हमें हर एक चीजें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो इसको मैं साफ कर देता हूं। नेक्स्ट आता है हमारा रेट। रेट के बारे में भाई अब आता है मेन, हमने अभी टाइप्स पढ़े हैं रिएक्शंस के, मेन आता है हमारा रेट। रेट होता क्या है एक्चुअल में, हम डिफाइंड इसको कैसे करेंगे क्या है, तो मैं अगर रेट के बारे में इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ से बेसिकली हमारा मेन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हमें रेट समझना पड़ेगा कि रेट पहले क्या होता है। तो भाई देखो रेट होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई रिएक्शंस करवाया, ठीक है, ये ए से बी आपने कोई भी रिएक्शन करवाई, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ए का हमारा कुछ कंसेंट्रेशन होगा, कुछ ना कुछ ए का कंसेंट्रेशन होगा, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, टाइम के साथ साथ किसी भी रिएक्शन कंपोनेंट के, रिएक्शन कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, या तो रिएक्टेंट की बात करो या तो प्रोडक्ट की बात करो। ठीक है, अगर मैं रिएक्शन कंपोनेंट बोलता हूं तो या तो रिएक्शन या तो रिएक्टेंट के बारे में या तो प्रोडक्ट के बारे में, आपको जो लेना चाहे आप ले सकते हैं। ठीक है, तो टाइम के साथ साथ किसी भी रिएक्शन कंपोनेंट में जो भी कंसेंट्रेशन हो गया या कोई भी प्रेशर हो गया या कोई भी मान लीजिए मास हो गया, ठीक है, किसी में भी अगर हमारी ये अमाउंट है जो भी हमारा गिवन है, ठीक है, मान लीजिए किसी भी कंसेंट्रेशन में समय के साथ साथ किसी भी रिएक्शन कंसेंट्रेशन के, किसी भी रिएक्शन कंपोनेंट के रिएक्शन में जो भी उसके कंसेंट्रेशन में चेंज आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेट। मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों को, किसी भी रिएक्शन कंपोनेंट के उसके कंसेंट्रेशन में टाइम के साथ साथ जो भी चेंज आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेट। अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूं तो रेट बराबर होता है चेंज इन ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी पर यूनिट टाइम। ठीक है, किसी भी समय के साथ साथ किसी भी कंसंट्रेशन हो गया, किसी भी रिएक्शन कंपोनेंट के कंसंट्रेशन हो गया, मास में हो गया, जो भी चेंज आएगा उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, रेट बोलेंगे। ठीक है, तो रेट बराबर हुआ चेंज इन ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी डिवाइड बाय टाइम या पर यूनिट टाइम कह सकते हैं। अगर इसको हम और अच्छे से डिफाइन करना चाहें तो लिख सकते हैं रेट इज डिफाइंड एज चेंज इन अमाउंट। अब अमाउंट का मतलब क्या हुआ हमारे यहाँ पे, कंसंट्रेशन हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है, मास ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, प्रेशर ले सकते हैं, कोई भी चीज हमारी हो सकती है। तो रेट इज डिफाइंड एज चेंज इन अमाउंट, अमाउंट में हो गया पर इन रिएक्शन कंपोनेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की अगर रेट हमें निकालना है तो उसको समय के साथ साथ जो भी उसकी प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज बोले तो जो उसके अमाउंट में जो भी चेंज आया होगा उसके हम पर यूनिट टाइम से अगर निकालते हैं तो हमारा वो रेट निकल के आएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं अब हटा देता हूं। अब देख लीजिए रेट हमें मान लीजिए निकालना है तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ए से बी कोई रिएक्शन जाती है, ठीक है, तो ए के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, ए के लिए हम लोग निकालेंगे रेट। निकालने के लिए हम लोग अगर हम लोग कोई भी रिएक्टेंट का अगर हम लोग रेट निकाल रहे हैं तो इस ए के लिए क्या रेट निकालेंगे, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकलेगा। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ए के लिए क्या निकलेगा, रेट ऑफ
डिसअपियरेंस, और वही बी के लिए क्या निकलेगा, रेट ऑफ अपियरेंस। ए के लिए हमारा निकलेगा, अगर हमें ए का रेट निकालना है तो ए के लिए हम लोग निकाल सकते हैं, या हमें निकालना पड़ेगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस। बी के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं, इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी रिएक्शन का रेट हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमें बिल्कुल याद करके और दिमाग में ये बात बैठानी पड़ेगी। ठीक है, अब मान लीजिए हम ये सीखते हैं कि कैसे हम किसी भी रिएक्शन की रेट निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, मान लीजिए कोई हम रिएक्शन लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने लिया रिएक्शन ए, उससे हम कहां गए, बी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि रिएक्शन टीजी, टाइम यहाँ पे कितना है, 0 है, अभी हमारी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। तो हमने क्या मान लिया कि ए का कंसेंट्रेशन हमने मान लिया C1, कि ए का जो हमारे पास कंसेंट्रेशन है, जो क्वांटिटी है, वो हमारे पास कितनी है, C1, और अभी इधर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो इधर प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा, जाहिर सी बात है। अब टी समय बाद, आफ्टर टी टाइम, ये कंसेंट्रेशन हो गया C2, और इधर मान लिया कि हमने हमारा प्रोडक्ट बन गया P1। ठीक है, इतना क्लियर हो। ए से बी हम रिएक्शन में गए हैं, T इक्वल्स टू 0 है, ए का कंसेंट्रेशन C1 है, और इधर बी का कंसेंट्रेशन जब टाइम 0 है, तो उस समय बी का कंसेंट्रेशन भी 0 है। ठीक है, फिर कुछ समय टाइम टी के बाद ए का कंसेंट्रेशन हो गया C2, और बी का कंसेंट्रेशन हो गया P1, मतलब प्रोडक्ट के साइड में। अब हमें लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले हमें एक एक करके रेट निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, मतलब क्या है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग रिएक्टेंट के साइड का निकालना है। जब भी हम लोग रिएक्टेंट के साइड का निकालेंगे, तो अभी पिछले बार बताया हूं मैं कि रेट ऑफ हमें डिसअपियरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमें निकालना पड़ेगा, जो कि क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया कि रेट बराबर क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो देखेंगे अगर हम लोग ध्यान से, तो हमारा सभी को पता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन निकालने, वो भी किसका निकालना है, रिएक्टेंट के साइड का। तो जाहिर सी बात है, जब भी हम लोग चेंज निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, ज्यादा माइनस कम। ठीक है, कम माइनस ज्यादा निकालते हैं, कम माइनस ज्यादा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, C2 माइनस C1, फाइनल माइनस इनिशियल निकालेंगे। जाहिर सी बात है, हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकाल रहे हैं तो फाइनल माइनस चेंज निकालेंगे अगर हम लोग, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो फाइनल कितना है हमारे पास, C2 है, और इनिशियल हमारे पास कितना है, C1 है। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, जो फाइनल वाली है उसकी कंसंट्रेशन तो भाई डिक्रीज हो जाएगी, ये वैल्यू तो छोटी होगी हमारी, और इनिशियल वाली ज्यादा होगी। क्यों ऐसा होगा भाई, जाहिर सी बात है, C1 से कुछ निकल के प्रोडक्ट के साइड में चेंज हुआ होगा, C1 की क्वांटिटी कम हो गई होगी, और कम हुई होगी, वो क्या बन गई है, C2 बन गई है। तो जाहिर सी बात है, C2 का जो हमारा वैल्यू होगा, जो कंसंट्रेशन होगा, वो छोटा होगा, और C1 का हमारा जो कंसंट्रेशन होगा वो ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है, फाइनल हमारी वैल्यू छोटी है और ये हमारी वैल्यू बड़ी है। जब इन दोनों को घटाएंगे तो ओवरऑल वैल्यू किसमें आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो हमने अभी हमें क्या बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में रखना है हमेशा रेट को, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हमें रिएक्शन हमेशा रेट हमेशा जो है पॉजिटिव में रखते हैं, इसीलिए जो है फाइनल का हमने वैल्यू रखा, इनिशियल का रखा। जाहिर सी बात है, जब इन दोनों को वैल्यू को हम घटाएंगे तो हमारी ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव में आएगी, जिसके कारण हमें पॉजिटिव भी बनाना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। ठीक है, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो मान लीजिए हमें टाइम क्या चेंज हुआ है, टी था पहले टाइम, तो टी माइनस 0 क्या बन जाएगा, टी। पहले टाइम कितना था, 0 था, थोड़े समय बाद टाइम कितना हो गया, टी हो गया। ठीक है, अब आइए हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट के साइड का, हम रिएक्टेंट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट के साइड का मैंने बताया है कि रेट ऑफ अपीयरेंस निकालते हैं, क्योंकि इधर पहले यहाँ पे 0 था, बाद में अपीयर होने लगा प्रोडक्ट हमारा। तो हम लोग जब इधर साइड का निकालेंगे तो जाहिर सी बात है, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। फाइनल कितना हमारा है, P1, इनिशियल कितना था, 0। ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, डिवाइड बाय टाइम कितना था, T माइनस 0, यहाँ भी सेम है। फाइनल में टाइम कितना है, T, इनिशियल में कितना था, 0, T माइनस 0। अब इधर क्या है कि ये तो वैल्यू भाई पूरी पॉजिटिव में आएगी, तो इसको फिर हम लोग पॉजिटिव में ही रखेंगे।
ठीक है, तो इस तरह प्रकार से हम लोग क्या निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए देखते हैं एक रिलेशन हम लोग मान लें। तो यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें कि रेट ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ डिसअपियरेंस कितना होगा, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए आर ए लिख सकते हैं कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन सी ए डिवाइड बाई चेंज इन टाइम टी, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेंज इन सी ए अपॉन चेंज इन टाइम। अच्छा अब देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए हमें पता है कि C बराबर कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, ये तो हर एक बच्चे को पता है कि कंसंट्रेशन बराबर होता है मोल्स बाय वॉल्यूम। अब अगर हम यहाँ पे अपने से अगर कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है, हमारा कांस्टेंट है, अगर हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लिया तो देखो हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लिया, तो ये वाली वैल्यू उठा के इधर पुट करो तो क्या बन जाएगा, आर ए बराबर बनेगा हमारा डेल्टा एन अपॉन वी, ए के लिए लिखेंगे, ए होगा कि नहीं, डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब अगर हम देखेंगे तो हमने v को कांस्टेंट माना है तो v तो बाहर आ जाएगा, तो आर ए बराबर हमारा क्या बनेगा, माइनस तो साइन रहेगा ही, माइनस 1 बाई वी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, तो एक ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिर से मैं इसको एलेबोरेट कर देता हूँ, यहाँ तो सभी को समझ में आ गया होगा कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस C2 माइनस C1 किया, फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, माइनस का मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, फिर हमने प्रोडक्ट का लिखा P1 माइनस 0 चेंज इन टाइम भी लिखा। ठीक है, फिर हम ROD को RA भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम रेट लिख रहे हैं, किसका लिख रहे हैं, ए का ही लिख रहे हैं, डिसअपियरेंस का साइड तो ए ही है, तो रेट ऑफ ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। अब देखो कंसंट्रेशन बराबर यू नो वेरी वेल अबाउट कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब देखेंगे आर इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे ये वैल्यू उठा के पुट कर दी, तो एन ए और ए के लिए हम लोग लिखेंगे मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब हमने क्या कंसीडर कर लिया कि यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट मानेंगे तो आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी बाहर आ जाएगा और डेल्टा एन ए अपॉन डेल्टा टी, ये भी एक फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट डाउन कर लें, इससे क्वेश्चन भी आ चुके हैं। ठीक है, चलिए इसको आप हटा देता हूं मैं।